नमस्कार साथियों, अगस्ता नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग रिप्रोडक्टिव इन ह्यूमन पढ़ रहे थे, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर और एनाटॉमी देख लिया है। आज हम लोग देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं और उनके स्ट्रक्चर क्या हैं। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसके तीन कंपोनेंट या तीन पार्ट हैं समझिए। पहला है इसका पेयर्ड ओवरी, दूसरा है एक्सेसरी डक्ट्स और तीसरा है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तीन पार्ट्स करके इसको हम लोग देखते हैं। पेयर ओवरी में एक पेयर ओवरी होती है लेफ्ट राइट एब्डोमेन में, लिगामेंट्स अटैच होती है, एक तरफ यूट्रस से दूसरा तरफ पेल्विस से। इसको आगे भी हम लोग देखते हैं। दूसरा है एक्सेसरी डक्ट्स, इसमें तीन हैं। एक ओविडक्ट्स है यानी फॉलोपियन ट्यूब, वो दो होती है। दूसरा पार्ट इसका यूट्रस है और तीसरा है वेजाइना। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मोनस प्यूबिस है, वेस्टिब्यूल है, तीसरा हाइमेन है और चौथा है क्लाइटोरिस। ये तीन पार्ट्स हैं। तीन पार्ट्स में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं और क्या है इसका। पहला है पेयर्ड ओवरी। पेयर्ड ओवरी के बारे में अगर हम देखें तो फीमेल में ओवरी पेयर में होती है, एक लेफ्ट साइड में, दूसरी राइट साइड में। लेफ्ट साइड और राइट साइड। और ये जो होती है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है। ओवरी तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ये क्या करती है, स्टेरॉयड हार्मोन्स और ओवा, दो चीज का फॉर्मेशन करती है। ओवा नहीं, इसको हम सेकेंडरी ऊसाइट कहेंगे, सेकेंडरी ऊसाइट। और ये स्टेरॉयड हार्मोन्स होता है इसमें, ओवेरियन हार्मोन्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ऊसाइट एंड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन टेस्टी में बनता है। ईच ओवरीज, एक ओवरी के बारे में जरा हम लोग देख लें कि क्या इसका लेंथ साइज क्या क्या होती है इसकी। अगर देखेंगे इसकी थिकनेस, देखें थिकनेस इसकी कितनी होती है। थिकनेस, थिकनेस यानी थिकनेस, इसकी मोटाई कितनी होती है, 1.5 cm, 1.5 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, थिकनेस। इसकी विड्थ कितनी होती है, विड्थ WIDTH, इसकी विड्थ कितनी होती है, ये होती है 2.5 सेंटीमीटर। थिकनेस एंड विड्थ, ये याद रखने की जरूरत है। और इसकी लेंथ कितनी होती है, लेंथ 2.4 से 3.5, 2.4 से 3.5 सेंटीमीटर। किसी किसी में 2.5 लिखा है, 2.4 लिखा है और किसी किसी में 3.5 लिखा है। इसकी क्या होती है, लेंथ। इसका वेट कितना होता है, ध्यान रखिए, वेट 4.8 ग्राम। कितना, 4.8 ग्राम। ये हो गया इसका डाटा कुछ। इसका स्ट्रक्चर शेप क्या है, ओवल शेप या एलमंड शेप होता है। ओवल शेप, ओवल और एलमंड, ये का शेप होता है। ये कुछ डाटा है, ये कभी कभी पूछे जाते हैं, इसको याद रखने की जरूरत है। इसकी थिकनेस 1.5, विड्थ कितनी है 2.5 cm, लेंथ 2.4 से 3.5, वेट इसका कितना है 4.8 ग्राम, और शेप क्या है इसका, ओवल
ये एलमंड शेप होता है। पेयर में होती है ओवरी, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में, एब्डामन में होती है और यूट्रस से, पेल्विस से, लिगामेंट से अटैच होती है। इसी तरह से देखेंगे ये ओवरी दोनों साइड में है, पेल्विस से और यूट्रस से दोनों साइड में देखेंगे एक लिगामेंट से अटैच होती है। ये तो हो गई इसका आउटर स्ट्रक्चर एंड आउटर, इसका समझिए इंफॉर्मेशन। ये ध्यान देने की जरूरत है कि इसका लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, इसकी थिकनेस कितनी है, वेट कितना है, ओवल साइड है, पेयर में होती है, स्टेरॉयड हार्मोन्स यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सेक्रेशन होता है इससे, और इससे फॉर्मेशन क्या होता है ओवा का। ओवा क्या, इसको सेकेंडरी oocyte कहिए, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है ओवरी से। ये इसका मोटा मोटा हो गया। अब इसका जरा हम स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग, बढ़िया सा स्ट्रक्चर बना है। स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे, अगर स्ट्रक्चर हम लोगों को नहीं क्लियर हुआ तो oogenesis जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए स्ट्रक्चर बड़ा आवश्यक है। देखेंगे स्ट्रक्चर, अगर इसका हम अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर तो हम लोग पढ़ लिए, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो चारों तरफ से जो होती है एक मेम्ब्रेन होती है, इसको हम कहते हैं जर्मिनल इपिथीलियम। कौन सी मेम्ब्रेन होती है? जर्मिनल इपिथीलियम की मेम्ब्रेन होती है और उसी से ये अटैच होती है, कवर्ड होती है। ये ऊपर वाली मेम्ब्रेन इसकी जर्मिनल इपिथीलियम, इसको क्या कहेंगे? जर्मिनल इपिथीलियम, जर्मिनल इपिथीलियम। एक इसके इनर क्या होता है? इसके इनर की लेयर को हम क्या बोलते हैं? टेनिया एल्बुजिना। ध्यान रखिएगा, टेनिया, इसके नीचे एक और मेम्ब्रेन है उसको कहेंगे टेनिया एल्बुजिना, टेनिया एल्बुजिना। बाहर वाली वाल जिससे कवर है उसको जर्मिनल एपिथेलियम, अंदर इसके इंटरनल वाल जो है जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे इसको कहेंगे टेनिया एल्बुजिना। अब देखें आप, इसके अंदर के स्ट्रक्चर को स्ट्रोमा कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, स्ट्रोमा स्ट्रक्चर इसका क्या है? स्ट्रोमा कहेंगे। स्ट्रोमा दो काइंड्स का हो गया। ये आउटर सरफेस कहेंगे कॉर्टेक्स और इनर को कहेंगे मेडुला। ये इसका स्ट्रक्चर है। आउटर साइड में जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है और इनर साइड में मेडुला होता है। इस साइड में मेडुला होगा और इस मेडुला में आर्टरीज और वेसल्स रहती हैं जो ब्लड का सर्कुलेशन करती हैं। और इस साइड में जहां से अटैच होता है इसको हीलम कहते हैं, हीलम। ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। ओवरी का स्ट्रक्चर फिर से मैं बता दूं, अगर नहीं क्लियर होगा तो oogenesis में दिक्कत होगी। आउटर लेयर को क्या कहेंगे? ये जर्मिनल एपिथेलियम को बना होता है। इसके इनर लेयर को टेनिया एल्बुजिना कहेंगे। शेष भाग को स्ट्रोमा कहेंगे। स्ट्रोमा दो टाइप्स के हैं। आउटर पार्ट जो होता है इसका किनारे का पार्ट, इसको हम कॉर्टेक्स कहेंगे और इनर को मेडुला कहेंगे। मेडुला रीजन जो होती है, मेडुलरी रीजन इसका, इसमें आर्टरीज और वेसल्स का जाल बचा होता है जिससे सर्कुलेशन होता है, फूड मटेरियल आते रहते हैं और ये जहां से अटैच होता है इसको हम हिलम कहते हैं। अब देखिए कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स रीजन में फॉलिकुल्स का डेवलपमेंट होता है। ग्रेफियन फॉलिकल्स बनती हैं। ये बनती है कहां? कॉर्टेक्स रीजन में। फॉलिकल्स कैसे बनेंगे? ग्रेफियन फॉलिकल्स कैसे बनेंगी? देखिए एक होता है, इसके शुरुआत में इसको होती है प्राइमरी फॉलिकल्स कहेंगे या प्राइमोडियम फॉलिकल्स।
प्राइमरी फोलिकल्स या प्राइमोडियम फोलिकल्स। एक छोटा सा सेल का स्ट्रक्चर होता है जिसको प्राइमोडियम सेल कहते हैं उसको, या प्राइमोडियम फोलिकल्स कहेंगे। ये डेवलप शुरू होगा, इसका डेवलपमेंट शुरू होगा प्राइमरी यानी प्राइमोडियल फोलिकल्स के चारों तरफ क्या होगा, ग्रेनुलोसा सेल्स का लेयर बनेगा। ग्रेनुलोसा, ध्यान रखिएगा इसके ऊपर, ग्रेनुलेसा, ग्रेनुलोसा बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। ग्रेनुलोसा एक प्रकार की सेल्स होती हैं, इसके चारों तरफ प्राइमोडियल फोलिकल्स के चारों ओर आकर के घिरने लगती हैं, कवर होने लगती हैं। इसको हम क्या कहेंगे, ग्रोइंग फॉलिकल्स हो गई है। अब ये फॉलिकल्स ग्रो करेगी, डेवलप करेगी, मैच्योर होगी। प्राइमोडियल फॉलिकल्स से शुरू होगा। शुरू कैसे होगा, इसमें ग्रेनुलेसा की लेयर होने लगेगी। ग्रेनुलेसा जो होती है एक प्रकार की सेल्स है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका वर्क है। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन भी करती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन्स होते हैं, इसका सेक्रेशन करती है। ये प्राइमोडियल फोलिकल्स ग्रोइंग फोलिकल्स होगी। अब ये प्राइमोडियल फोलिकल्स प्राइमरी फोलिकल्स होगा, प्राइमरी फोलिकल से सेकेंडरी फोलिकल्स होगा, सेकेंडरी फोलिकल से टर्सरी फोलिकल बनेगा। टर्सरी फोलिकल्स में, प्राइमरी फोलिकल्स में होगा क्या, इसमें प्राइमरी oocyte होता है। ध्यान से समझिए, ये आपका प्राइमोडियल फोलिकल्स है, इसके बीच में है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte ये आपका पहला स्ट्रक्चर है, इसको प्राइमोडियम फॉलिकल्स कहेंगे। अब ये ग्रो करेगा, जिसको ग्रोइंग फॉलिकल्स कहेंगे। ग्रोइंग में क्या होगा, इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बनेगी और जो प्राइमरी oocyte है ये भी मैच्योर शुरू होगा, इसकी साइज बढ़ेगी, लेंथ, चारों तरफ ग्रेनुलोसा की लेयर बनेगी और ये मैच्योर होकर के प्राइमरी फोलिकल्स में होगी। फिर प्राइमरी फोलिकल्स मैच्योर होगी, सेकेंडरी फोलिकल्स में जाएगी, फिर सेकेंडरी फोलिकल्स मैच्योर होगी। ये प्राइमरी हुआ, फिर ये सेकेंडरी हुआ, फिर ये टर्सरी हुआ। ये ग्रेनुलोसा क्लियर होती जाएगी, इसकी साइज लेंथ बढ़ती जाएगी और इसके अंदर जो प्राइमरी oocyte है, इसमें ध्यान रखिए इसका जो न्यूक्लियस है वो हैप्लॉइड है। बड़ा टेक्निकल बात बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमोडियल फोलिकल सेल्स के अंदर जो प्राइमरी oocyte है वो 2n है, डिप्लॉइड सेल है। ये डिप्लॉइड सेल मियासिस इसमें हो चुकी है, डिप्लोटीन स्टेज में है, पड़ी होती है। जो oocyte होती है वो डिप्लोटीन स्टेज में है। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड होती है। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, फिर मियोसिस सेकंड होगी। ये मियोसिस फर्स्ट फेज ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो चुकी है। जब हम लोग oogenesis पढ़ेंगे इसको डिटेल में बताएंगे। प्राइमरी oocyte में इसका मियोसिस शुरू हो गई है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। डिप्लोटीन स्टेज जो होती है प्रोफेज 1 स्टेज में पड़ी होती है, यहाँ वहीं से इसका डेवलपमेंट शुरू होता है। यानी ये ओवरी के अंदर प्राइमोडियम फॉलिकल्स जो होती है उसके अंदर oocyte जो होती है डिप्लॉइड होती है और वो मियोसिस प्रोफेज फर्स्ट में ही अरेस्ट रहती है, उसी में रहती है, डिप्लोटीन स्टेज में ही रहती है। यहीं से आगे डेवलपमेंट इसकी यात्रा शुरू होती है। यानी oocyte का डेवलपमेंट साथ में शुरू होगा, साथ में ग्रेनुलोसा की लेयर भी चढ़नी शुरू होगी। ध्यान से समझिएगा, फॉलिकल्स से डेवलपमेंट हो रहा है। प्राइमोडियम फॉलिकल्स जो होती है उसके अंदर oocyte है, डिप्लॉइड है, यानी डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट होती है, पड़ी है वहीं। और ये इसका आगे डेवलपमेंट जब होगा तो ये oocyte जो डिप्लॉइड है, डिप्लोटीन स्टेज में है, प्रोफेज फर्स्ट मियासिस के, ये आगे इसका डिवीजन, आगे प्रोसेसिंग होगी, आगे बढ़ेगा डिवीजन इसका और ग्रेनुलोसा की लेयर ऊपर चढ़ती जाएगी। ये हो जाएगा प्राइमरी
फॉलिकल्स, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स, फिर टर्शियरी फॉलिकल्स में जाते जाते मियोसिस फर्स्ट डिवीजन पूरा हो जाएगा। अब टर्शियरी oocyte के बाद मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स हो जाती है, उसको ग्राफियन फॉलिकल्स हम कहेंगे। सेकेंडरी oocyte जैसे बनेगी, उसके बाद ग्राफियन, इसको ग्राफियन फॉलिकल्स कहेंगे। अभी तक इसको हम फॉलिकल्स बोल रहे हैं, अब ग्राफियन फॉलिकल्स हो जाएगी। और इसके अंदर जो प्राइमरी oocyte था वो सेकेंडरी oocyte में हो जाएगा। अब ये सेकेंडरी oocyte क्या है? हैप्लॉइड है। सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte क्या है? हैप्लॉइड है। प्राइमरी oocyte डिप्लॉइड थी, सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड हो गई। सेकेंडरी oocyte किसमें है? टर्शियरी फॉलिकल्स जब होगी उसमें से ये मेच्योर हो जाएगी, उसको हम कहेंगे मेच्योर फॉलिकल्स, उसको हम ग्राफियन फॉलिकल्स भी कहते हैं। ये देखिए आप, ये ग्राफियन फॉलिकल्स हो गई है, ये फॉलिकुलर सेल है, ये ग्राफियन फॉलिकल्स है। जब ये ग्राफियन फॉलिकल्स मेच्योर हो जाएगी, यानी टर्शियरी स्टेज के बाद मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स होगी, टर्शियरी स्टेज के बाद जब मेच्योर होगी तो उसको हम ग्राफियन फॉलिकल्स कहेंगे। अब ये ग्राफियन फॉलिकल्स दीवार को रैप्चर करेगी, ओवरी की दीवार को रैप्चर करके सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा। सेकेंडरी oocyte जब बाहर आ जाएगा डिप्लॉइड स्टेज में, अब यह सेकेंडरी oocyte ही बाहर आने के बाद जब रिलीज हो जाएगा ओवरी के अंदर से, तब यह जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। इनफंडिबुलम से फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करेगा, इनफंडिबुलम से जाके जाकर के एम्बुला में जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में, वहां पे इसका फर्टिलाइजेशन होगा। जब स्पर्म से इसका मुलाकात हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाकर के सेकेंडरी oocyte ओवम में बदलेगा। यहां पे सेकेंडरी oocyte इसको कहेंगे, ओवम नहीं कहेंगे, भूल से लोग इसको ओवम कहते हैं। ओवरी से ओवम नहीं निकलता है, ओवरी से सेकेंडरी oocyte निकलता है। सेकेंडरी oocyte का डेवलपमेंट प्राइमरी oocyte से होता है। प्राइमरी oocytes प्राइमोडियल फॉलिकल्स में होती है। इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा का लेयर होता है। ग्रेनुलोसा जो होती है वो हार्मोन का सेक्रेशन करती है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, दो हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है। जब ये रैप्चर हो जाएगी तो ये आपका सेकेंडरी oocyte निकलेगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, वहां पे स्पर्म से जब इसकी फर्टिलाइजेशन होगा तो ये ओवम बदलेगा। और ये बची हुई जो आपका रैप्चर्स फॉलिकल्स है, ग्राफियन फॉलिकल्स, इसके अंदर ब्लड का क्लॉटिंग हो जाती है, ये कॉर्पियस ल्यूटियम में बदल जाता है। ये पूरा का पूरी इसकी साइकिल है, ये कॉर्टेक्स रीजन में चलती रहती है, फॉलिकल डेवलपमेंट होता रहता है। इसको जब ओवोजेनेसिस हम लोग पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी प्राइमरी दृष्टिकोण से यही पर ये देखा जाएगा कि इसके अंदर प्राइमोडियल फॉलिकल्स होती हैं। ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स में प्राइमरी oocyte होती है जो डिप्लॉइड होती है, ये मेच्योर करेगी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स में बदलेगी, प्राइमोडियल फॉलिकल्स प्राइमरी फॉलिकल्स बदलेगी, प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी बदलेगी, सेकेंडरी फॉलिकल्स टर्शियरी में बदलेगी, टर्शियरी फॉलिकल्स से मेच्योर होकर के ग्राफियन फॉलिकल्स होगा, ग्राफियन फॉलिकल्स में सेकेंडरी oocyte हो जाएगा। साथ ही साथ इसके डेवलपमेंट के साथ प्राइमरी oocyte का भी डेवलपमेंट होता है और सेकेंडरी oocyte में बदल जाएगा। इसके बाद जब ग्राफियन फॉलिकल्स मेच्योर हो जाएगी तो ये रैप्चर करेगी, सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा जो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद वो सेकेंडरी oocyte ओवम में बदलेगा, फिर उसके बाद जाइगोट और नेक्स्ट प्रोसेस होगा। अब ये बचा हुआ जो रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स है ये कॉर्पियस ल्यूटियम में बदल जाएगी, जो पुनः प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सेक्रेशन करेगी। ये पूरा का पूरा फॉलिकल का प्रोसेस चलता रहता है, कॉर्टेक्स रीजन में चलता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी। ये आपका एक प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको मालूम हो गया, और इसका फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा जो कॉर्टेक्स रीजन में होता है। पूछा जाता है कभी कभी फॉलिकल का डेवलपमेंट कहाँ होता है, प्राइमरी oocyte की स्टेटस क्या है,
सेकेंडरी oocyte डिप्लॉयड होता है कि हेप्लॉयड होता है? जो रिलीज होता है वो ओवम है कि सेकेंडरी oocyte है? सेकेंडरी oocyte होता है, ओवम नहीं होता है। ओवम बढ़ता है फैलोपियन ट्यूब में बनता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब यही सेकेंडरी oocyte ओवम में बदलता है। ये जो सेकेंडरी oocyte है इसमें मियाटिक सेकेंड डिवीजन मेटाफेज में अरेस्ट रहता है। ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी oocyte अभी मियाटिक सेकेंड पूरी नहीं हुई है, मेटाफेज में अरेस्ट हो गई है। यहां पे जब प्राइमरी oocyte में देखेंगे तो डिप्लोटीन में अरेस्ट थी, मियाटिक फर्स्ट डिप्लोटीन यानी प्रोफेज, मियाटिक फर्स्ट प्रोफेज में अरेस्ट थी। आगे डेवलपमेंट हुआ, मियाटिक फर्स्ट पूरा हुआ, मियाटिक सेकंड पूरा हुआ, लेकिन सेकंड पूरा नहीं हो रहा, सेकंड के मेटाफेज में फिर अरेस्ट हो गई है। मेटाफेज आगे वाला प्रोसेसिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब में होगा। ध्यान से समझिएगा, इसको टेक्निकल चीज है, ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा है। एक बार फिर रिपीट करता हूं, फिर आगे चलता हूं। इसको अगर आप समझ गए तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। पहला, इसके चारों तरफ जर्मल एपिथेलियम से कवर्ड होती है, उसके नीचे वाली लेयर को हम टेनिया एल्बुजिना कहते हैं, टेनिया एल्बुजिना। और उसके बाद इसके मेन पार्ट्स को स्ट्रोमा कहेंगे, आउटर पार्ट्स को कार्टेक्स कहेंगे, मिडिल पार्ट्स को मेडुला कहेंगे। मेडुला में आर्टरीज वेन्स का एक नेटवर्क रहता है और ये अटैच होता है हिलम से। कॉर्टेक्स रीजन में फॉलिकल डेवलपमेंट होता है। फॉलिकल के डेवलपमेंट कैसे होगा? फर्स्ट स्टार्ट कैसे होगा? प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होती हैं, उसके अंदर प्राइमरी oocyte होता है जो डिप्लॉयड होता है। डिप्लोटीन मियोसिस फर्स्ट पे डिप्लोटीन में इसका न्यूक्लियस अरेस्ट रहता है। इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा की लेयर चढ़ने लगती है, ये डेवलपमेंट होकर के प्राइमरी oocyte होता है। प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में बदलेगा, सेकेंडरी oocyte टर्सरी oocyte में बदलेगा। टर्सरी oocyte से ग्राफियन फॉलिकल्स मैच्योर होगी। अब ये ग्राफियन मैच्योर्स जब होगी, ग्राफियन जो मैच्योर हो जाएगी ग्राफियन फॉलिकल्स, तो इसके अंदर 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाले को थीका एक्सटर्नला कहते हैं, थीका एक्सटर्ना। उसके पीछे वाले को थीका इंटरना। इसके नीचे वाले को बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके एक नीचे एक और होती है, उसको ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन कहते हैं। ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन, बीच में सेकेंडरी oocyte होती है। सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं, और उसके 2 लेयर होती है। बाहर वाली को कोरोना रेडिएटा कहते हैं और उसके अंदर वाली को जोना पेलुसिडा कहते हैं। 2 लेयर से उस सेकेंडरी oocyte कवर होती है। बीच में एक फ्लूइड होता है जो लिक्विफाइड फ्लैट फूड कहते हैं, उसको फोलिकुलर फ्लूइड कहते हैं। ये आपका एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। फिर से देख लें, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स होती है वो 4 मेम्ब्रेन से होती है। आउटर को थीका एक्सटर्ना, उसके इनर वाले को थीका इंटरना, उसके इनर वाले को बेसमेंट मेम्ब्रेन, और 4th वाली को ग्रेनुला मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा कहते हैं। यह मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा भी वही हार्मोन का सेक्रेशन करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का। बीच में सेकेंडरी oocyte होती है जो 2 मेम्ब्रेन से घिरी होती है, 2 लेयर होती है। आउटर को हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं और इनर को जोना पेलिसिडा कहते हैं। बीच में न्यूक्लियस होता है डिप्लॉयड, जो अभी मियोसिस इनकम्प्लीट है, मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट है। ये ग्राफियन फॉलिकल्स है। इसके अंदर से रैप्चर होगा तो ये आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। ये जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, एम्पुला में जाएगा, वहां फर्टिलाइजेशन होगा। फिर इसका मेटाफेज स्टेज को तोड़ करके बाहर आएगा, मियोसिस पूरी होगी, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, नेक्स्ट प्रोसेस होगा। उसी को हम ओवम कहते हैं। ओवा जो होता है बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए बनता है। ओवम हम लोग कहते रहते हैं, जबकि ओवम जो है बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए बनता है और ये फैलोपियन ट्यूब में बनता है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। बकिया ये सेकेंडरी oocyte होती है। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी। नेक्स्ट चले हम,
ये आपका हम लोगों का कब कंप्लीट हो गया, ये पेयर्ड होती है। आप ऊपर देखेंगे, ये ऊपर भी उसी तरह का स्ट्रक्चर है, ये हमारा ओवरी का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब एक्सेसरी डक्ट्स। ओवरी का स्ट्रक्चर कंप्लीट, ओवरी पेयर्ड, फिर से देख ले, ओवरी एक पेयर में होती है, लेफ्ट राइट, लिगामेंट से, यूट्रस और पेल्विस से अटैच होती है। इसका हमने वेट बता दिया, वेट बता दिया, थिकनेस बता दिया, लेंथ बता दिया, साइज बता दिया। सेकेंडरी उस साइड का फॉर्मेशन होता है इसमें, और दो हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। कौन से हार्मोन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, आउटर लेयर, इनर लेयर, स्ट्रोमा, कार्टेक्स, मेडुला। मेडुला में क्या होता है? हिलम से अटैच होती है, कार्टेक्स में फोलिकल डेवलपमेंट हो रहा है और सेकेंडरी oocyte निकल रहा है। अब हम चलते हैं एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स में दो हैं, एक तो ओविडक्ट्स है, ओविडक्ट्स यानी फिलोपियन ट्यूब है, ये संख्या में दो होती है, लेफ्ट और राइट। दूसरा यूट्रस, इसको ओम कहते हैं, और एक वेजाइना है। एक्सेसरी डक्ट में तीन पार्ट हैं, ध्यान से समझिएगा। एक्सेसरी में ओविडक्ट्स, इसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, ये संख्या में दो होती है, लेफ्ट और राइट। अब देखेंगे ओवरी, ओवरी से अटैच कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में होता है। ये आपका फेलोपियन ट्यूब है, स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ओवरी है। ये फाइब्री होती है, इसका जो इन्फंडिबुलम है, इसके फेलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट है, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस। ये फेलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट्स हैं। इन्फंडिबुलम फाइब्री होती है, प्रोजेक्शन बार्कोबिलाई टाइप का इसके निकली होती है, जिससे जो सेकेंडरी oocyte होगा उसको ये अटैच कर लेती है, पकड़ती है। पकड़ने के बाद फेलोपियन ट्यूब में जाएगी, फिर यहाँ से मूव करके एम्पुला में आएगी, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन हमेशा एम्पुला में होता है। ये MCQ का भी प्रश्न है कि एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होगा। अब यहाँ जब स्पर्म आएगा, सेकेंडरी oocyte से इसका मिलन होगा, तो वे सेकेंडरी oocyte का जो मेटाफेज है, अरेस्ट हुई है अभी, ये मेटाफेज पूरी हो जाएगी। न्यूक्लियस फिर से दो डिवाइड होगा, एक पोलर बॉडी, एक बड़ा न्यूक्लियस बनेगा, मेल गैमेट्स फीमेल न्यूक्लियस से डीएनए से मिलेगा, जाइगोट बनेगा। ये ओवम का फॉर्मेशन होगा। ओवम मुश्किल से 2, 3, 4 सेकेंड के लिए बनता है बस। ओवम की पीरियड है बहुत शॉर्ट पीरियड बनने का होता है, वो भी फेलोपियन ट्यूब में बनती है। तो ये हमारा फेलोपियन ट्यूब्स है। फेलोपियन ट्यूब्स का स्ट्रक्चर देखें, तीन पार्ट हैं इसके, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और स्थमक। इन्फंडिबुलम प्रोजेक्टर होता है, फाइब्री इसको बोलते हैं, फाइब्री पूछा जाता है। ये विलाई टाइप का स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी oocyte को कैच करता है, अंदर जाता है, एम्पुला है, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है, देन फर्टिलाइजेशन होने के बाद स्टमक से होते हुए मूव करके यूट्रस में जाता है। दिस इज द फेलोपियन ट्यूब, या इसको कहते हैं हम ओविडक्ट्स भी नाम इसका है। ये दो होते हैं। अब आगे देखें स्ट्रक्चर इसका, ओविडक्ट्स का हमने बता दिया, फिर से देख लिया। ईच ओविडक्ट 10 to 12 cm लॉन्ग होती है, सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर ओविडक्ट्स या फेलोपियन ट्यूब लंबी होती है। तीन पार्ट्स इसके होते हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड स्थमक, स्थमस। देखिए, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, स्थमस, ये इसके तीन पार्ट हैं। ये फाइब्री नेचर का होता है, फाइब्री। इन्फंडिबुलम फाइब्री नेचर का होता है। इन्फंडिबुलम फनल शेप्ड, देखिए फनल शेप्ड, ओपनिंग विद मेनी फिंगर लाइक फाइब्री, कलेक्ट टू ओवम। ओवम नहीं लिखा यहां, सेकेंडरी oocyte होना चाहिए, सेकेंडरी oocyte। ओवम नहीं बना अभी, ओवम बना ही नहीं है, ओवम तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा। एम्पुला जो है वाइडर पार्ट है, बड़ा वाला।
स्टमक नैरो पार्ट है, ज्वाइंस द यूट्रस, सिलिएटेड इपिथेलियम। इसमें क्या होता है, सिलिएटेड इपिथेलियम होता है। सिलिएटेड इपिथेलियम से बनी होती है लेकिन सिलिएटेड होता है, जिससे ओवम को आगे बढ़ता जाता है। जैसे सीलिया पढ़े होंगे आप, सीलिया कहाँ होता है, पैरामीशियम पढ़े होंगे, उसके अंदर सीलिया होता है, लोकोमोशन का काम करता है। इसलिए ये इसकी इपिथेलियम जो होती है सिलिएटेड होती है, जिससे सेकेंडरी oocyte आराम से आगे बढ़ जाए, मूवमेंट कर जाए। इसीलिए कभी कभी पूछा जाता है कि इपिथेलियम जो होती है वो सिलिएटेड होती है, स्मूथ नहीं होती, सिलिएटेड होती है। ये आपका एक साइड का है और दूसरा आपका दूसरे साइड का है फैलोपियन ट्यूब, कॉमन ओविडक्ट्स। ये हो गया हमारा ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। ये आपका अलग से दिखाया गया, देखिए ओविडक्ट्स के बारे में। ये ओवरी है, ये फाइब्री है, ये इन्फंडिबुलम, देन एम्पुला, देन स्टमक। ये हमारा है ओविडक्ट्स यानी फैलोपियम का स्ट्रक्चर है। यूट्रस, ये ओवरी है जो यूट्रस से देखिए अटैच है, एक तरफ से यूट्रस है, दूसरी तरफ से इन्फंडिबुलम। यहीं से जो है वो सेकेंडरी oocyte निकलेगा, एम्पुला में जाएगा, वो इन्फंडिबुलम इसको अटैच करेगा, कैच करेगा। ये सेकेंडरी कॉमन ओविडक्ट्स, ये ओविडक्ट्स का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट चले यूट्रस, इसको वोम भी कहते हैं। इट इज इन्वर्टेड पियर शेप्ड, ये पियर शेप्ड होता है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स, एक लिगामेंट से सपोर्ट होता, हमने बताया ना, ओवरी यूट्रस से एक लिगामेंट से अटैच होती है, यानी ये लिगामेंट जो होती है ओवरी और यूट्रस दोनों को बैलेंस रखती है। यूट्रस 3 पार्ट है, 3 पेयर्स है, फंडस, उसके बाद बॉडी, उसके बाद सर्विक्स। यूट्रस के 3 पार्ट हैं। ये सर्विक्स है, सर्विक्स एरिया है वेजाइना से ऊपर, यूट्रस के बीच वाले रास्ते को क्या कहेंगे, सर्विक्स। और उसके बाद फंडस, अपर पोर्शन को फंडस कहेंगे और जो है मिडिल पोर्शन को बॉडी कहेंगे। देखिए ये यूट्राइन फंडस है और शेष भाग को इसको बॉडी कहेंगे। ये यूट्रस है, देख रहे हैं आप, ये जो मैंने लेफ्ट कर सीधा, ये यूट्रस है। ये है यूट्राइन फंडस जो आपका अपर पोर्शन है। ये आपका अपर पोर्शन है यूट्राइन फंडस, ये आपकी मेन बॉडी है और ये आपका सर्विक्स है। अब यूट्रस के कितने पार्ट हो गए, सर्विक्स यूट्रस का ही पार्ट है। सर्विस, बॉडी और फंडस, ऊपर वाले पर्सन को कहते हैं फंडस। अब इसका जो इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने लायक है, इसकी जो लेयर्स है यूट्राइन वॉल्स 3 लेयर्स की बनी होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 लेयर होती हैं। एक्सटर्नल को पेरीमेट्रियम कहते हैं, देखिए ये बाहर वाली को पेरीमेट्रियम, बीच वाली को मायोमेट्रियम और अंदर वाले को एंडोमेट्रियम। ये 3 लेयर्स होती हैं, भूलिएगा मत। यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग होती है वो 3 लेयर्स है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। फिर से स्ट्रक्चर एक बार देख लें इसको। स्ट्रक्चर एक बार, 3 पार्ट हैं, बॉडी, ऊपर वाले को फंडस और सर्विक्स। इसके अंदर 3 लाइनिंग है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो है इंडर ग्लैंडुलर होता है, वस्कुलर होता है। मिडिल लेयर जो होती है वो स्मूथ मसल की होती है, एक्सटर्नल जो है थिन मेम्ब्रेन की होती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस। ये यूट्रस का अलग से स्ट्रक्चर दिखाया गया, देखिए ये यूट्राइन फंडस है, ये आपका मेन बॉडी है और ये आपका सर्विस एरिया है। इसके अंदर 3 लेयर है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ये यूट्रस या बॉम, ये स्ट्रक्चर आपका हो गया। अब देखें वेजाइना, एक्सेसरी डक्ट्स में वेजाइना तीसरा वाला है। वेजाइना के बारे में ज्यादा नहीं बताना है। ओपन्स टू द एक्सटीरियर बिटवीन यूथ्रा एंड एनस।
देखिए ये वेजाइना का स्ट्रक्चर है, और ये जो है वो सेंसिटिव, द ल्यूमेन वेजाइना इज लाइन्ड बाय द ग्लाइकोजन रिच म्यूकस मेम्ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ सेंसिटिव पेपिली। बार्थोलिन ग्लैंड से यही होती है। बार्थोलिन ग्लैंड बहुत पूछा जाता है। बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ होती है? वेजाइना, इनर लेयर में होती है बार्थोलिन ग्लैंड्स। सेक्रीशन इसका क्या होता है? ग्लैंड्स लुब्रिकेट द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल क्वाइट। बार्थोलिन ग्लैंड्स का जो सेक्रीशन होता है वो दो काम है, एक तो लुब्रिकेट करता है क्वाइट्स के समय, दूसरा यूरिन जो एसिडिक होता है उसके असर को, उसके प्रभाव को वेजाइना में खत्म करके उसको एल्कलाइन मीडियम बना देता है। ये बार्थोलिन ग्लैंड्स बहुत बार पूछी गई है। बार्थोलिन ग्लैंड उसी तरह से है जिस तरह से मेल में कॉपर्स ग्लैंड थी। ये यूरेथ्रा और एनएस, ये हो गया आपका वेजाइना, वो सिंपल सा है। और ये देखें आपका ये जो वेजाइना है, अब इसके बाद देखें, हाँ ये वेजाइना का स्ट्रक्चर हो गया, ये क्लियर हो गई आपका। आगे चलते हैं। अब एक्सेसरी डक्ट्स हो गई। अब एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में क्या था? पहला है मोनोस प्यूबिस। ये मोनोस प्यूबिस है, वेस्टिब्यूल है, और हाइमेन लेयर है क्लाइटोरिस। सबसे पहले मोनोस प्यूबिस पढ़ते हैं। ये कासन फर्टिलिटी टिश्यू कवर्ड प्यूबिक हेयर्स। ये देखें, ये ऊपर वाला प्यूबिस है, ये प्यूबिस जिसमें हेयर पार्ट होता है, ये फैटी एसिड से कवर्ड होता है। उसके बाद लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा लार्ज फ्रेशी फैटी एसिड्स एंड सराउंड वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग्स के चारों तरफ होता है, उसको लेबिया मेजोरा कहते हैं। लेबिया माइनोरा स्मॉल थिन एंड हेयरलेस पार्ट्स होता है। ये देखिए लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा। मेजोरा ऊपर वाले को कहते हैं, माइनोरा नीचे वाले को कहते हैं, बीच में वेजाइनल है, वेजाइना है, एनस के ऊपर है। इसी के सबसे ऊपर क्लाइटोरिस है, और यह है मोनस प्यूबिस। ऊपर हेयरी पार्ट मोनस प्यूबिस है। सिंपल सा है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, हाइमेन लेयर होती है। जो वेजाइना होती है ऊपर से एक हाइमेन लेयर होती है, और वो वेजाइना की ओपनिंग को बंद रखती है। और हाइमेन लेयर में आल्सो भी ब्रोकन बाय द फॉल ऑफ जॉइंट इंसर्शन वेजाइनल टेम्पुट्स। ये सब आप बहुत सिंपल चीज है, बहुत ऐसी चीज है नहीं पढ़ पाएंगे। हाइमेन लेयर है जो वर्जिनिटी को शो करती है, वर्जिनिटी। हाइमेन लेयर वेजाइना जो है हमेशा ऊपर से हाइमेन लेयर से कवर्ड होती है, जो वर्जिनिटी को फोर्स करती है। फर्स्ट क्वाइट्स, फर्स्ट मेटिंग के समय ये ब्रेक होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी उछल कूद या झटके लगने से भी हाइमेन लेयर टूट जाती है। इसलिए वर्जिनिटी का कोई ऐसा नहीं कि वर्जिनिटी का है, कभी कभी सडनली अपने आप भी टूट जाती है। क्यों? स्पोर्ट्स और एक्टिव पार्टिसिपेशन की कहीं करने पर, स्पोर्ट्स में दौड़ने से या कहीं और जो है सडन टूट सकती है हाइमेन लेयर। ये हो गया आपका हाइमेन लेयर। और क्लाइटोरिस, उसके ऊपर क्लाइटोरिस है जस्ट लाइक पेनिस। ये जो है हाईली सेंसिटिव ऑर्गन है इन फ्रंट ऑफ द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के सामने होती है। ये बहुत ऐसी चीज नहीं है, आप समझ में नहीं आएंगे। दो चीजें और आप देख लें इसमें, एक्सेसरी डक्ट और एक्सेसरी एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में दो चीज और है, जो मेजोरा है, ये आपकी जो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, इसमें दो ग्लैंड्स और होती है, स्वीट ग्लैंड और सिवेसियस ग्लैंड भी होती है। वेजाइना जो है वो
लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा से कवर्ड होती है, ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया में है। इसके अंदर सीवियस ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड भी होती है, बार्थोनिन ग्लैंड्स तो होती ही है। कभी कभी पूछा जाता है इसमें। अब ये आपका हो गया। अब हम देखते हैं मेमोरी ग्लैंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी ग्लैंड्स है इसमें। मेमोरी ग्लैंड्स एक पेयर होती है मेमोरी ग्लैंड, एक वन पेयर मेमोरी ग्लैंड ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट की बनी होती है। अब मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर जरा ध्यान से देख लें आप लोग। मेमोरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर, रिब्स जो 12 रिब्स होती हैं वहीं से मेमोरी ग्लैंड अटैच होती है। किस चीज से अटैच होती है? पेक्टोरलिस मेजर मसल्स एक होती है, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। ये देखें, इसी से रिब से 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स चेस्ट में होती हैं, वहीं से पेक्टोरल मेजर मसल से मेमोरी ग्लैंड्स अटैच होती है। रिब्स होती हैं बीच बीच में, पेक्टोरल मेजोरी से ये अटैच होगी। और देखें इसका स्ट्रक्चर, इसका जो बनी होती है किससे होती है? 15 से 20 मेमोरी लोब्स बनी होती है। इसका स्ट्रक्चरल देखें आप, एक मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। देखिए ये लोब्स हैं, ये लोब्स हैं, ये 15 से 20 लोब्स होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है मेमोरी। 15 to 20 मेमोरी लोब्स होती हैं। और एक मेमोरी लोब्स के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, ये एल्वुलाई होती है। इसमें मेमोरी फर्स्ट यूनिट इसकी होती है मेमोरी एल्वुलाई। मेमोरी एल्वुलाई जो है मेमोरी ट्यूबुल्स में खुलती है। देखिए ये मेमोरी एल्वुलाई है, ये मेमोरी ट्यूबुल्स में खुलेंगी। मेमोरी ट्यूबुल्स मेमोरी डक्ट में खुलेगी, और मेमोरी डक्ट लेक्टिफेरस डक्ट में खुलेगी। और लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस साइनस, लेक्टिफेरस साइनस से ये नेपुल में आएगी, नेपुल से बाहर चली जाएगी। और नेपुल के चारों तरफ एरियोला, एरियोला का एक थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चरल मसल होती है। और ये जितने लोब्स होते हैं, 15 लोब्स होते हैं ना इसमें, ये 15 लोब्स बीच में मसल से एक दूसरे से अटैच होते हैं। इसको लोबुल्स ऑफ 2 लोब्स मेमोरी लिगामेंट्स कहते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहते हैं। ये लिगामेंट्स से लोब्स आपस में अटैच होते हैं। और शेष भाग इसका फैटी एसिड्स, फैट इसमें डिपॉजिट होता है। एल्वुलाई जो होती है वो मिल्क का सेक्रीशन करते हैं। मिल्क का सेक्रीशन, एक हार्मोन्स होता है, उसको प्रोलैक्टिन हार्मोन बोलते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रीट होता है। और जब आएगा तो एल्वुलाई एक्टिव हो जाएंगे, मिल्क सेक्रीट करेंगी। मिल्क सेक्रीशन के बाद ये मेमोरी ट्यूब में आएगा, मेमोरी ट्यूब से मेमोरी डक्ट में जाएगा, मेमोरी डक्ट से लेक्टिफेरस साइनस, लेक्टिफेरस साइनस से लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट से फिर नेपुल से बाहर। इसलिए मेमोरी एल्वुलाई जो होती है वो मिल्क का सेक्रीशन करती है। इसके बारे में पूछा जाता है। स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया। 15 से 20 लोब्स होते हैं और हर लोब में एक लोब का स्ट्रक्चर हमें बता दिया, मेमोरी एल्वुलाई से बने होते हैं। आगे देखेंगे हम, ये स्ट्रक्चर और थोड़ा क्लियर हो गया आपका। ये देखेंगे, ये नेपुल है, ये चारों तरफ से इसको एरियोला है। उसके बाद ये फैट है, इसमें डिपॉजिट है। ये आपके एल्वुलाई हैं, मेमोरी एल्वुलाई हैं, क्लस्टर्स हैं सारे। ये आपस में डक्ट है, मेमोरी डक्ट है। ये आपका एम्पुला का डक्ट है, ये आपका लेक्टिफेरस डक्ट है। और ये फैट का डिपॉजिट है। और ये कहाँ से अटैच है? रिब से अटैच है। किससे? मसल्स बीच में रिब्स के हैं, आपस में जुड़ी हुई है। ये रिब्स हैं, ये पेक्टोरलिस मेजर मसल से अटैच हैं। ये आपका एक लोब है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसमें जो पूछा जाता है वो मिल्क का पाथ कैसे है पूछा जाता है। कैसे मिल्क पाथ है? पाथ देखिए, मेमोरी एल्वुलाई में बनता है। मेमोरी एल्वुलाई से मेमोरी ट्यूब, मेमोरी ट्यूब से मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्पुला,
और मेम्बली एम्पुला से लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट से निपल, निपल से बाहर जाता है। ये इसके मिल्क का पाथ है। आपको क्लियर हो गई बात मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। आप इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और एक बार जानिए प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसको मिल्क हार्मोन कहते हैं, वहीं से सेक्रीट होता है। आएगा तब इसका ये स्टिमुलेशन करेगा, तब जाकर के एल्वियोलाई एक्टिव होगी। ऑल अबाउट द, एक बार फिर हम समराइज कर दें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पेयर्ड ओवरी। पेयर ओवरी के बारे में हम लोगों ने स्ट्रक्चर और इसके आउटर स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर और इसके करीब करीब फंक्शन बारे में पढ़ लिए। उसके बाद एक्सेसरी डक्ट में ओविडक्ट्स पढ़ लिए, उसका स्ट्रक्चर, और यूट्रस के बारे में पढ़ लिए, उसका स्ट्रक्चर, और वेजाइना। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हम लोगों ने मॉन्स पढ़ लिया, प्यूबिस, वेस्टिबुल, हाइमेन और क्लाइटोरिस, और लास्ट में मेमोरी ग्लैंड। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये आपका जनरल स्ट्रक्चर है। एक चीज और मैं आपको लास्ट में बता दूं, ओवरी में हम लोगों ने पढ़ा था 2 हार्मोन और काम करते हैं उसमें, एफएसएच और एलएच, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिन हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच जब निकलेगा तो फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलेगा तब ग्रेफियन फॉलिकल्स का रैप्चर होगा। ये दोनों हार्मोन्स के 2 काम हैं। एफएसएच जो है वो फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है, और एलएच जो है फॉलिकल्स को रैप्चर में मदद करता है। उसी तरह से मेमोरी ग्लैंड में प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, जो एल्वियोलाई को एक्टिव करता है, मिल्क का सेक्रेशन शुरू होता है। दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओवरी, एक्सेसरी डक्ट्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। आई होप कि ये सारी की सारी चीजें आप समझ गए होंगे, और इसको 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।